Hi guys, मैं यासिर अरफात and welcome to the series of numerical problems and deflection equations by using double integration method। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है और इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर लोड अप्लाई किया गया है। क्वेश्चन वही है कि हमें इसके लिए एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन और एक स्लोप इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है दैट इज ई आई वी डबल डॉट इज इक्वल टू एम। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि इस कैंटिलीवर बीम के लिए एक मोमेंट इक्वेशन निकालें और मोमेंट इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी आपके पास कैंटिलीवर बीम आ जाए तो आपने ओरिजिन फ्री इंट पे लेना है। लेकिन इस केस में हम बता रहे हैं कि इस केस में ओरिजिन हम फिक्स्ड एंड पे लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा बेनिफिट ये था कि हमारे पास जब फ्री एंड पे ओरिजिन लेते थे तो ये रिएक्शन स्किप होता था। लेकिन इस केस में जब मैं फ्री एंड पे अपना ओरिजिन लूंगा तो सेक्शन कट करूंगा तो ट्रायंगुलर के बजाय मेरे पास एक ट्रेपोजॉइडल एरिया आ जाएगा और उस एरिया को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इस वजह से हम उसको स्किप करते हैं। हम कहते हैं हम अपना फिक्स्ड एंड पे अपना ओरिजिन लेते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगुलर लोड को हम कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में, टोटल लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जिस ज्योमेट्रिकल शेप में आपका लोड लग रहा है उस शेप का एरिया फाइंड आउट करो, वही आपके पास टोटल लोड है। तो इस केस में जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है वो एक ट्रायंगुलर है। अगर मैं इस ट्रायंगुलर का टोटल एरिया फाइंड आउट करूं, वही एरिया मेरे पास किसके बराबर होगा? टोटल लोड के बराबर होगा। तो इन दिस केस द टोटल लोड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर इज इक्वल टू द हाफ बेस इंटू हाइट एंड दैट इज बेस हमारे पास L के बराबर है और हाइट हमारे पास W0 के बराबर है। तो जो आपके पास टोटल लोड होगा दैट इज W0 L डिवाइड बाई 2। दिस इज टोटल लोड एंड एज वेल एज दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर। अब हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो टोटल लोड होता है वो उसकी सेंटर पे एक्ट करता है। इस केस में हमारे पास बॉडी एक ट्रायंगुलर शेप है, तो ट्रायंगुलर शेप का सेंटर कहां पे होता है, वहां पे आपका ये टोटल लोड एक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल सेंटर कहां पे होता है किसी ट्रायंगुलर का। जो ट्रायंगुलर हमारे पास होता है उसका सेंटर इस पॉइंट पे होता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर इसका टोटल लेंथ मेरे पास L के बराबर है तो इस तरफ से सेंटर का डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर होगा? 2/3 ऑफ L के बराबर होगा। टोटल लोड के 2/3 के बराबर होगा और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1/3 ऑफ L होगा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगुलर। अब ये टोटल लोड है, ये इस ट्रायंगल के सेंटर पे एक्ट करेगा। तो इसका सेंटर सपोज यहां पे है, तो ये वाला लोड यहां पे एक्ट करेगा जो कि W0 L बाई 2 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल लेंथ हमारे पास L है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? दैट इज 2/3 ऑफ L एंड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1/3 ऑफ L के बराबर होगा। 2/3 ऑफ L एंड 1/3 ऑफ L। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें फाइंड आउट करना है रिएक्शंस। तो कैंटिलीवर बीम के केस में जो फिक्स्ड एंड्स होते हैं यहां पर 3 काइंड ऑफ रिएक्शंस लगते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को A का नाम दूं और इसको B का, तो यहां पर एक रिएक्शन अपवर्ड लगेगा जिसको हम RAY कहते हैं और यहां पे एक रिएक्शन
एक्स एक्सिस पे लगेगा जिसको हम आर ए एक्स कहते हैं, और ये 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस कैंटिलीवर में एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो आपका आर ए एक्स 0 के बराबर होगा। एट द सेम टाइम यहां पे आपके पास एक मोमेंट भी लगेगा। इन कैंटिलीवर केस यहां पे एक मोमेंट भी लगेगा जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन है ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और टोटल लोड भी आपका क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो तमाम फोर्सेस क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मोमेंट रिएक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज लिया तो भी सही है, आपकी आंसर सिर्फ नेगेटिव में आएगा और फर्क नहीं आएगा। तो इसको मैंने एम का नाम दिया एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे फाइंड आउट करना है आर ए वाई। तो इन कैंटिलीवर बीम के केस में हम जानते हैं कि वाई एक्सिस पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है और वो है आर ए वाई। तो जब रिएक्शन एक ही है तो टोटल लोड को यही रिएक्शन सपोर्ट करेगा। तो सिंपली जो आपका आर ए वाई है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, टोटल लोड के बराबर है, क्योंकि एक ही रिएक्शन है तो टोटल लोड यही रिएक्शन टोटल लोड को सपोर्ट करेगा। सेम लाइक मोमेंट रिएक्शन भी एक ही होता है, तो इस बीम पर जितना भी मोमेंट लगेगा वो सारा का सारा मोमेंट ये वाला मोमेंट काउंटर करेगा। मींस टोटल मोमेंट एम ए के बराबर है। तो एम ए इज व्हाट? एम ए इज द टोटल मोमेंट एंड टोटल मोमेंट ऑफ दिस बीम इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर अपना फिक्स्ड एंड लूं तो टोटल मोमेंट मुझे निकालना है WL/2 टोटल लोड है। WL/2 टोटल लोड की वजह से जो मोमेंट होगा वही टोटल मोमेंट होगा। तो इस WL का मोमेंट निकालते हैं। WL/2 ये हमारे पास W0L/2, W0L/2 ये हमारे पास टोटल लोड है। इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? 2/3L। तो यही हमारे पास टोटल मोमेंट के बराबर होगा। टोटल मोमेंट क्या है आपके पास? एम ए। 2 से कैंसिल हो गया, W0L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एम ए। इस मोमेंट को कैंटिलीवर बीम के केस में कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो एम ए आपके पास किसके बराबर है? W0L का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब सारे रिएक्शंस फाइंड आउट है। अब हम क्या करेंगे? अपना सेक्शंस कट करेंगे। तो एक सेक्शन हम कट करेंगे, वो सेक्शन हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। लेट अस सपोज मैंने यहां से अपना सेक्शन कट कर दिया। ये मेरे पास बीम था, एंड दिस वाज इट्स ट्रायंगुलर लोड। तो जहां से हम अपना सेक्शन कट करते हैं वहां तक का डिस्टेंस आपके पास x के बराबर होता है। यहां पे एक मोमेंट लग रहा है एम ए, जिसकी वैल्यू है W0L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और यहां पे एक रिएक्शन लग रहा है जो कि RAY है एंड दैट इज W0L डिवाइडेड बाई 2। जहां पर हमने सेक्शन कट किया है यहां पे एक एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट लगेगा जिसको हमने mx का नाम दिया, और यही हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, यहां से यहां तक का लेट सपोज करते हैं ये वाला हमारे पास W के बराबर है, ये वाला W0 था तो ये वाला हमारे पास W के बराबर है। अब वो ट्रायंगुलर अलग था जिसके लिए हमने टोटल लोड निकाला। सेक्शन कट करने के बाद अभी ये ट्रायंगुलर हमारे पास आ गया है, तो इसका भी हमें टोटल लोड निकालना पड़ेगा। इसका बेस किसके बराबर है? X के बराबर है, और इसका हाइट किसके बराबर है? W के बराबर है। लेकिन W हमें फाइंड आउट नहीं है, तो यहां पर हम W को फाइंड आउट करने के लिए हम एक लॉ यूज करते हैं जिसको हम सिमेट्रिकल एंगल्स के लिए यूज करते हैं, ट्रायंगुलर राइट एंगल्स के लिए।
अब ये ट्रायंगुलर वो थ्योरी क्या है कि जो हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होते हैं उनका परपेंडिकुलर का रेशो, हाइट का रेशो बराबर होता है उनके बेस के रेशो के। परपेंडिकुलर का रेशो बराबर होता है बेस के रेशो के। तो इस केस में इसका परपेंडिकुलर हमारे पास W है और इसका परपेंडिकुलर हमारे पास W0 है। जो पहले आपने लिया था उसका बेस लेना है। तो ये वाला पहले हमने लिया था, इसका बेस x है और इसका बेस आपके पास किसके बराबर है? टोटल बेस आपने लेना है वो L के बराबर है। तो हम क्या कहते हैं कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर का रेशो बराबर होता है उनके बेस के रेशो की। यहां से हम अपना W फाइंड आउट करेंगे। W इज इक्वल टू W0 x डिवाइडेड बाई L। दिस इज द वैल्यू ऑफ W0 x अपॉन L। अभी हमें क्या करना है? अभी फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का टोटल लोड। तो टोटल लोड हमारे पास किसके बराबर होता है? हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस केस में जो हमारे पास बेस है वो x है और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो W है। हाफ x, और हम जानते हैं W किसके बराबर है? W0 x अपॉन L के बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर होगा W0 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। दिस इज द टोटल लोड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये कहां पे एक्ट करेगा? एट द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। सेंटर का मतलब क्या है? क्योंकि हम सेक्शन से डिस्टेंसेस ले रहे हैं तो सेंटर यहां पे होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर होगा? x/3 के बराबर होगा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 2x/3 के बराबर होगा। और टोटल लोड जो यहां पर लग रहा है वो इस किस में क्या है? W0 x का स्क्वायर अपॉन 2L। अब हमें फाइंड आउट करना है इस सेक्शन के लिए। हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारे पास समीशन ऑफ मोमेंट्स है वो 0 के इक्वल है और हम यहां से हम फाइंड आउट करेंगे mx। तो हम क्या कहते हैं? एट द क्रॉस सेक्शन द समीशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। यहां पे mx एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लिया। और ये हमारे पास टोटल लोड है, ये इस क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इस टोटल लोड का क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/3 के बराबर है। जो हमारे पास टोटल लोड है दैट इज W0 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L। ये हमारे पास क्या है? टोटल लोड है। और क्रॉस सेक्शन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? x/3 के बराबर है। तो यहां पे आपने x/3 लिखा। अब ये इस क्रॉस सेक्शन पे आप खुद देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव में। फिर उसके बाद हमारे पास MA रिएक्शन है जो कि खुद एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसको भी हम पॉजिटिव में लेंगे जो कि किसके बराबर है? W0 L का स्क्वायर बाई 3। W0 L का स्क्वायर बाई 3 ये वाला मोमेंट था, पहले से मोमेंट था तो एज इट इज इसको पुट कर दिया। अब ये वाला फोर्स, ये वाला रिएक्शन W0 L बाई 2 ये इस क्रॉस सेक्शन पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस क्रॉस सेक्शन से किसके बराबर है? x के बराबर है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास x है। तो W0 L अपॉन 2 माइनस में इस वजह से लिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे। तो W0 L डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास क्या है? लोड है, फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है एंड दीज आर इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। mx
प्लस का डब्ल्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 3 डिवाइडेड बाई 6L प्लस का डब्ल्यू नॉट एल का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एंड माइनस का डब्ल्यू नॉट एल एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए एम एक्स की वैल्यू, एम एक्स को इधर ही रखा, ये सारे टर्म्स उस तरफ शिफ्ट हो गए, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये वाला भी माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये वाला माइनस का इस तरफ जाके प्लस का हो गया डब्ल्यू नॉट एल एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे डब्ल्यू नॉट ओवर 6L। इस टर्म को जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये एक सिंपल फॉर्म में आएगा, उसका इंटीग्रेशन इजी होगा। तो डब्ल्यू नॉट ओवर 6L हमने कॉमन लिया, डब्ल्यू नॉट ओवर 6L कॉमन चला गया, जस्ट यहां पे माइनस का x की पावर 3 बच गया और यहां से ये वाला डब्ल्यू नॉट कॉमन चला गया। यहां पर हमारे पास 6 है, यहां पर 3 है, तो इसको 6 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बन गया और 6 कॉमन आ गया और उस 2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। L नीचे नहीं था, L को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया और L को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया, ये वाला L कॉमन चला गया, ये वाला L इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2L क्यूब बन गया, माइनस का 2L क्यूब बन गया। फिर यहां पर W नॉट कॉमन चला गया, यहां पर 2 है, यहां पर मैंने 6 कॉमन लिया है, तो इसको 6 बनाने के लिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 2 6 और वो कॉमन चला गया और जो 3 बच गया, जो इसको बैलेंस करने के लिए जो ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया वो उधर इधर आ गया। अब यहां पे हमने नीचे से L कॉमन लिया है तो यहां पर L मौजूद नहीं है, तो L इधर कॉमन लिया, L यहां पर मल्टीप्लाई किया और इसको कॉमन ले गया, इधर आ गया। फिर इस L को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी मैंने L मल्टीप्लाई किया जो कि यहां पर आ गया और पहले से एक L मौजूद था, ये L का स्क्वायर बन गया 3L स्क्वायर और x बच गया। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कॉमन लिया ताकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी बन जाए। अब हम क्या करेंगे, mx की इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे, तो EI V डबल डॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ओवर 6L माइनस का x की पावर 3 माइनस का 2L का क्यूब प्लस का 3L का स्क्वायर, ऐसा करते इसको यहां पर लिखते और उसको प्लस का 3L का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2L क्यूब, ये हमारे पास कांस्टेंट था, इसको लास्ट में लिखा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप इक्वेशन और हम जानते हैं कि स्लोप इक्वेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी इक्वेशन। यहां पर हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूं एक डेरिवेटिव कट जाएगा और जो डेरिवेटिव बचेगा दैट इज द स्लोप, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव गिव्स द स्लोप। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेटिंग थोड़ा सा स्पेस यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग EIV डबल डॉट, EI हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V डबल डॉट के इंटीग्रेशन जस्ट V डॉट के बराबर है, W नॉट ओवर 6L कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लिया, माइनस x की पावर 3 का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 3L स्क्वायर x, तो प्लस का 3L का स्क्वायर ये हमारे पास कांस्टेंट है एंड x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर हो गया, माइनस का 2L क्यूब ये हमारे पास टोटल कांस्टेंट है, तो इसके साथ 2L क्यूब, इसके साथ जस्ट हम x को मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस का C1। So this is what
दिस इज आवर स्लोप इक्वेशन, ये हमारे पास स्लोप इक्वेशन है, क्योंकि इधर v का फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी इक्वेशन गिव्स द स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप इक्वेशन फॉर दिस कैंटिलीवर बीम. लेकिन इसमें हमारे पास C1 अननोन है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करेंगे. पहले हम डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, या इसी में C1 की वैल्यू निकालेंगे. तो C1 इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हैं. कैंटिलीवर बीम के केस में हम क्या कहते हैं कि जो फिक्स्ड एंड होता है यहां पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होते हैं. तो फिक्स्ड एंड पे हमने अपना ओरिजिन लिया है, ओरिजिन पे डिस्टेंस किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है. तो अगर यहां पर x की जगह पर मैं जीरो पुट करूं तो वहां पर स्लोप भी मेरे पास जीरो होगा एट फिक्स्ड एंड. तो मैंने क्या किया, बाउंड्री कंडीशंस का यूज किया. मैंने कहा एट x इज इक्वल टू जीरो, दैट टाइम v डॉट इज इक्वल टू जीरो, स्लोप इज आल्सो जीरो. तो ये वाला पूरा टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू प्लस का C1 यहां पर है. तो यहां पर जब मैं जीरो पुट करूंगा ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो और ये वाला टर्म जीरो, सब के साथ x आ रहा है तो ये सारे जीरो हो जाएंगे. जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई, सारा जीरो, तो C1 इज इक्वल टू जीरो. तो C1 मेरे पास किसके बराबर है, जीरो के बराबर है. तो ये यहां से मिट जाएगा, यहां पर जीरो पुट करूंगा, खत्म. तो ये हमारे पास कंप्लीट किया है स्लोप इक्वेशन है. नाउ इट इज कंप्लीट. ये हमारे पास इस कैंटिलीवर बीम का एक कंप्लीट स्लोप इक्वेशन है. अभी हमें फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन इक्वेशन. तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन, डिफ्लेक्शन हमारे पास जस्ट v के बराबर होता है. तो यहां पर मेरे पास v डॉट है, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v. जब मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो वो डेरिवेटिव कट जाएगा, जस्ट मेरे पास v बचेगा एंड v इज व्हाट, डिफ्लेक्शन. और जो इक्वेशन बनेगा उसको हम कहेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ दिस कैंटिलीवर बीम. तो अगेन इंटीग्रेटिंग, दोबारा से इसको इंटीग्रेट किया. ई आई हमारे पास कांस्टेंट है, v डॉट का इंटीग्रेशन जस्ट v के बराबर है, w नॉट ओवर 6l कांस्टेंट है, माइनस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई किया 24 प्लस का 3l का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 एंड 3 2 जार 6 माइनस 2l का स्क्वायर 2l क्यूब ये हमारे पास कांस्टेंट है, एंड x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 2 2 के साथ कैंसिल हो गए तो ये खत्म. एंड यहां पे लगेगा हमारे पास प्लस का C2 एंड C2 इज व्हाट, द सेकंड इंटीग्रल कांस्टेंट. तो इस C2 को फाइंड आउट करने के लिए अब ये जो इक्वेशन बन गया ये हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, लेकिन इसमें C2 अननोन है. तो C2 को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का, लेकिन इस दफा बाउंड्री कंडीशंस को हम यूज करेंगे डिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि हम यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन पे. तो हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम जो फिक्स्ड एंड होता है वहां पर आपके पास डिफ्लेक्शन जीरो के बराबर होता है, और हमने फिक्स्ड एंड पे अपना ओरिजिन लिया है. तो जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे जीरो पुट करूंगा, जीरो मींस फिक्स्ड एंड, एंड फिक्स्ड एंड पे ये डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा. तो बाउंड्री कंडीशन में क्या यूज करूंगा कि एट x इज इक्वल टू जीरो द डिफ्लेक्शन इज आल्सो जीरो. सो ये वाला पूरा टर्म मेरे पास जीरो हो जाएगा, एंड अर्थ टर्म में यहां पर अंदर x आ रहा है, तो x की जगह पे जीरो पुट करूंगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे, और वो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी जीरो बन जाएगा, और जस्ट हमारे पास बचेगा C2. तो C2 इज आल्सो जीरो, C2 भी हमारे पास जीरो है. तो यहां पर जब मैं C2 की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो ये वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बन. So now this is one, this is what, this is the
डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द स्लोप इक्वेशन। तो जब आपके पास किसी कैंटिलीवर बीम पर ट्रायंगुलर लोड लग रहा है तो उसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल, आपने टोटल लोड निकाल दिया, मोमेंट इक्वेशन निकाल दिया और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके डबल इंटीग्रेशन लिया, आपके पास इजीली इसके लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी। और अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरे इस चैनल को तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू।